गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी वसंत पुस्तक का एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे। हमारा पाठ है बेटा, क्या निराश हुआ जाए। आज हम लेखक व पाठ परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओजवलिया नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी जी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गांव के ही निकट पाराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। सन 1923 में वे विद्या अध्ययन के लिए काशी आए। वहां रणवीर संस्कृत पाठशाला कमच्छा से प्रवेशिका परीक्षा पास की। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1929 में इन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। देखो बेटा, सारे एग्जाम जितने इन्होंने दिए सब में इनकी डिवीज़न जो फर्स्ट डिवीज़न था। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था। वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष होकर लौटे। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई और 25 फरवरी 1970 को इस पद से वे मुक्त हुए। कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निर्देशक भी बने। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 4 फरवरी 1969 को पक्षाघात के शिकार हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। ओके ना बेटा, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब हम जो ये पाठ पढ़ेंगे बेटा, क्या निराश हुआ जाए, एक श्रेष्ठ निबंध की श्रेणी में है बेटा। इस पाठ में लेखक के द्वारा देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कोशिश लगती है। उनका ये मानना है बेटा कि जब आज हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वो इतनी निराशाजनक खबरों से भरा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि देश में, संसार में सिर्फ बुराइयां बच गई हैं, सच्चाई ईमानदारी खत्म हो गई है। लेकिन उन्होंने कई घटनाओं के माध्यम से ये साबित किया है कि अभी भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई जीवित है। अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। ज़रूरत है उन्हें देखने की, उन्हें पहचानने की। और जब हम उन्हें पहचान जाएंगे तो हमारे मन में जो एक निराशा सी छिपी हुई है वो दूर हो जाएगी। बस ज़रूरत है
स्वयं के अंदर एक ऐसा एहसास जगाने की कि हर तरफ अच्छाइयाँ फैली है और इन्हीं अच्छाइयों के चलते ये दुनिया आज कायम है। हमें निराश होने की आवश्यकता अपने जीवन में नहीं। ओके बेटा, तो आओ शुरू करते हैं हम हमारे पाठ का पठन। पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, है ना। कि हम समाचार पत्र देखें तो आज यही रह गया कि एक जो पार्टी देश में राज कर रही है तो दूसरी पार्टी की कोशिश रहती है कि हमेशा किस तरह से उसको नीचा दिखाया जाए, और ये चीज़ें देश के विकास में बाधा बनती है बेटा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। इसने ये क्यों किया, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, है ना। ये चीज़ें होती हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि आज हर कोई दूसरे के अवगुण खोजने में लगा है, और बेटा जो हम खोजेंगे वही हमें मिलेगा। हमने बुराइयां देखने का प्रयास किया तो हम व्यक्ति की बुराइयां ही देख पाएंगे, और क्योंकि हम उसी प्रयास में लगे हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे हमें इतना बुरा लगने लगता है कि हमें लगता है कि यस ये तो बहुत बुरा है, और हमारी मनोस्थिति उसके प्रति खराब हो जाती है कि ये तो बुरा आदमी। अरे उन बुराइयों से परे उसमें कोई अच्छाई भी तो होगी, हमें उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कहता है कि आज भारत में यदि इतने अवगुण युक्त लोग रहते हैं, सारे बुरे लोग रहते हैं, तो क्या इसी भारत का सपना मदन मोहन तिलक और गांधी ने देखा था। क्या जहाँ पर बड़े बड़े लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग रहे हैं, तो उनका ये भारत किस गहरे समुद्र में या किस गहरे गड्ढे में जाकर डूब सा गया है। हमारा भारत एक मानव महासमुद्र है, मतलब लोगों का समुद्र। इतने यहाँ पर, इतनी जनसंख्या यहाँ पर है, तो क्या ये समुद्र सूख गया है। यहाँ पर मानव जाति के नाम पर कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व, गुणवान व्यक्ति नहीं रहते हैं। लेखक कहता है, मेरा मन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भारत महान लोगों का भारत है और हमेशा रहेगा। आवश्यकता क्या है, हमें गुणों को उजागर करने की। कहते हैं ना, स्वयं बुरा बुरा कहेंगे तो बुरा हो जाएगा। हमें आवश्यकता है इसे अच्छा 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 कहने की, खुद को प्राउड फील करने की। जब हम खुद प्राउड फील करेंगे तो हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि यस हमारा भारत महान है और इस पर शान महसूस करने की ज़रूरत है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है कि ठीक है, अभी ऐसा माहौल है कि जो बुरे लोग हैं, जिनके पास ताकत है ना, और पैसा है, उनका बोलबाला है। जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो सिर्फ डर कर और बेबस होकर रह जाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई, ये सारी चीज़ें फालतू की हैं। लोग इनको बुरा मानने लगे हैं। लोगों की आस्था हिलने लगी है कि जब मुझे मेरी सच्चाई से कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है, मैं ईमानदार हूँ लेकिन चारों तरफ इतने बेईमान हैं कि मुझे उस ईमानदारी से नुकसान हो रहा है, तो ईमानदारी अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि ऐसा वातावरण जो चारों तरफ बन रहा है, उसको देखकर लोगों की जो हमारे नैतिक मूल्य है ना,
जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम होने लगा है। ज़रूरत क्या है बेटा? उस विश्वास को पुनः बनाने की, कुछ ऐसी बातें उन्हें दिखाने की कि तुम ऐसा मत सोचो कि सब तरफ बुराइयां हैं, अच्छाइयां अभी भी चारों तरफ फैली है। ओके बेटा, आज हम पाठ यहीं तक देखेंगे, कल हम इससे आगे का पाठ पूरा करेंगे। आज आप इस पाठ के लेखक का परिचय अपनी हिंदी की कॉपी में लिखोगे। ओके बेटा।